हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। हमने ईएमएफ, सेल्स और उनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। आज पढ़ते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो सर्किट में यूज की जाती हैं, उनके कैसे कैसे यूजेस हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले एक डिवाइस का नाम पढ़ते हैं हम, अमीटर। अमीटर सबने पढ़ा होगा। अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं, जो सर्किट है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। अमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी सर्किट में लगाई जाती है और मेजर की जाती है करंट, कि उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, कितनी करंट फ्लो हो रही है उस वायर में या उस सर्किट में, उसको मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं अमीटर। एक और डिवाइस जिसका नाम है क्या, गैल्वेनोमीटर। एक्चुअली अमीटर की अगर हम बात करें तो अमीटर जो वर्क करता है, इसका डिफ्लेक्शन जो होता है निडल का, ये करंट की वजह से होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क जनरेट होता है। अभी हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड देयर प्रॉपर्टीज। वहाँ पे हम पढ़ेंगे ईएमएफ जनरेट होता है या करंट फ्लो होती है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है किसी कॉइल में। तो ये एक कॉइल सेटअप होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क जनरेट होता है, और जब टॉर्क जनरेट होता है तो क्या होती है, कॉइल मूव करती है, रोटेट करती है, और जब रोटेट करती है तो उसमें एक निडल इंडिकेटर के तौर पे लगी होती है। और जब कॉइल रोटेट करती है कुछ इस तरह से, ये कॉइल, इस पे कई सारे वायर्स की वाइंडिंग होती है और यहाँ से एक निडल लगी होती है। जब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पूरा का पूरा कॉइल रोटेट करता है। जब रोटेट करता है तो इंडिकेटर क्या है, एक जगह से दूसरी तरफ मूव करने लगता है, और इंडिकेटर जो मूव करता है वहीं पे हम यहाँ पे मार्किंग करके रखते हैं कि इतने से लेके यहाँ तक इतने एम्पियर तक मीटरिंग या मेजरिंग वैल्यूज होती हैं। उसके हिसाब से ये निडल इंडिकेट कर देता है कि कितने एम्पियर की जो करंट है उसकी स्ट्रेंथ मेजर की गई। तो गैल्वेनोमीटर भी एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ मेजर करता है किसी कॉइल में, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ड्यू टू द टॉर्क जनरेटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस अटैच करते हैं जिसको हम बोलते हैं संट। संट एक छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो हम गैल्वेनोमीटर नाम की डिवाइस में लगाते हैं। इसके कुछ बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट इसके ये होते हैं कि जब हम संट को अटैच करते हैं तो हम पाते हैं संट के जुड़ने की वजह से गैल्वेनोमीटर को आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है अमीटर में। इसके अलावा संट की मौजूदगी की वजह से ये जो कॉइल है हीट अप होती है, हीटिंग इफेक्ट कम जनरेट हो पाता है। और इसके अलावा रोटेशन के जो डिफ्लेक्शन होते हैं, इसकी वजह से ये नुकसान होता है कि डिफ्लेक्शन में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है, इंडिकेटर प्रॉपरली डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द सन। तो इनके फायदे भी होते हैं, नुकसान फायदे ज़्यादा होते हैं। गैल्वेनोमीटर का अगर हम बात करें तो इस गैल्वेनोमीटर की ये डिवाइस होगी तो इसके पास अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको हम मान लें आर जी रेजिस्टेंस है और इसमें करंट आई जी जो होती है ये करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर, आरजी इसका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। अब अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर की तो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना इनटू द अमीटर और एक इन द वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर की अगर हम बात करें कि अमीटर में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसको, गैल्वेनोमीटर को। दूसरा हम वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं। वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस होती है। अब वोल्ट मीटर डिवाइस क्या होगी, जैसे अमीटर एम्पियर मेजर करता है, बेसिकली अमीटर को ऐसे याद रखना कि अमीटर मेजर करता है एम्पियर, और एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की। तो ये करंट की स्ट्रेंथ मेजर करता है। ठीक उसी तरह याद कर रख लेना पोटेंशियल, वोल्टेज, वोल्टेज किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो ये किसको मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो क्लियरली दोनों को आसानी से याद कर सकते हैं, वोल्टेज वोल्टमीटर और ये इलेक्ट्रिक
करंट मेजर करेगा। अब गैल्वेनोमीटर को चेंज करने की रही बात, तो कैसे चेंज करते हैं? गैल्वेनोमीटर जैसे ये हमारे पास RG गैल्वेनोमीटर था और इसमें करंट I स्मॉल g ये फ्लो हो रही थी, तो एक स्मॉल शंट रजिस्टर लगाते हैं हम कहाँ? RS, ये शंट रेजिस्टेंस होता है, इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम शंट बोलते हैं, इन पैरेलल। जब हम पैरेलल अटैच करेंगे तो इसमें जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा? ये RG और RS 1/RG प्लस 1/RS। जब यहाँ से हम R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? RG और RS अपॉन RG प्लस RS। यहाँ से R इक्विवेलेंट और फिर हम यहाँ से आसानी से IG या करंट इन द सर्किट हम आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। चाहे IG निकालना हो तो हम इससे निकाल लेंगे, इसमें करंट निकालनी हो तो भी निकाल लेंगे, और सर्किट में कितनी करंट है आसानी से हम यहाँ पे मेजर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्शन जब हम अरेंज करेंगे इनटू द सन। तो अमीटर को कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल रजिस्टर किस में जोड़ना होता है? पैरेलल में। स्मॉल रजिस्टर जब पैरेलल में जोड़ देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? अमीटर में। कौन? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर तो ये तो क्लियर हो गया कि स्मॉल रजिस्टेंस जोड़ेंगे, कन्वर्ट हो गया किस में? अमीटर में। बट मैंडेटरी याद रखना, पैरेलली जोड़ेंगे स्मॉल रजिस्टेंस, क्योंकि टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसीलिए हीटिंग इफेक्ट को कम कर देता है, और हीटिंग इफेक्ट को कम कर देता है तो आसानी से डिफ्लेक्शन या अमीटर के थ्रू रीड कर पाता है। पोटेंशियोमीटर इसकी अपोजिट होता है। इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें जरूरी है क्या? लार्ज रेजिस्टेंस। कैसा? लार्ज रेजिस्टेंस। किसमें? इन सीरीज में जोड़ेंगे तो ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत लार्ज साइज का। जैसे ये हमारे पास है RS रेजिस्टेंस जो सीरीज में जोड़ा, इसमें ऑलरेडी RG, और ये हमारे पास जो डिवाइस आएगी इसको क्या बोलेंगे हम? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं कन्वर्जन करने के लिए किसको? गैल्वेनोमीटर को। उसी तरह अमीटर में स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, इस पे बेस्ड MCQs बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो RS प्लस RG हो जाएगा, और यहाँ से हम करंट IG, या अगर हमें करंट टोटल I निकालनी हो तो हम यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब रेजिस्टेंस क्या हो गए सीरीज में, तो पोटेंशियल दोनों में क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। आसानी से हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं विद द रेस्पेक्ट टू द शंट पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है आसानी से। अब गैल्वेनोमीटर के बाद पढ़ते हैं एक नई डिवाइस जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी पिछली क्लासेस में, 10th तक ये सिलेबस में नहीं थी, बट अब यहाँ पे ये ऐड होने जा रही है। व्हिटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ऐसी अरेंजमेंट की, ऐसा सेटअप बनाया कि जिसमें एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का पैटर्न रखा गया, और कुछ इस तरह से दिखने वाला एक पिंजड़ा बनाया इन्होंने, केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें रेजिस्टेंस लगाए। टोटल कितने? 4 रेजिस्टेंस अटैच किए। चारों रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से सेटअप किया कि इस पे P, इस पे Q, इस पे R और इस पे S लेट किया। ये A, B, C एंड D, और यहाँ पे एक बीच में डिवाइस लगाई जिसको गैल्वेनोमीटर नाम दिया गया, और कहा गया कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। इसको कनेक्ट किया गया सर्किट में V पोटेंशियल के साथ, और कहा गया कि जब इस सर्किट में पोटेंशियल सप्लाई करने के बाद करंट फ्लो होगी, तो करंट लेट अगर यहाँ पे I जा रही थी तो इसमें I1 बट गई और इसमें I2 बट गई। तो यहाँ पे व्हिटस्टोन साहब ने ये सेटअप कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया कि गैल्वेनोमीटर में ये रेजिस्टेंस जो थे इनको इस हिसाब से एडजस्ट किया कि बीच वाले वायर में करंट नहीं जा रही थी। मतलब इन्होंने क्या काम किया कि जो टर्मिनल्स थे जंक्शन पॉइंट B और D, इस पे V और B पे जो पोटेंशियल था वो इक्वल हो गया किसके?
VD के, और जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया तो इसका क्या मतलब निकलता है कि इस वायर में कोई करंट या इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कोई करंट नहीं जाएगी। तो कहा गया कि ये I1 गई तो I1 यहाँ पे भी जाएगी, और I2 यहाँ से गई तो I2 यहाँ पे भी जाएगी, और एज सच आके यहाँ पे I मिल जाएगी। कंडीशन मेंशन की गई कि जब इसमें I1 और I1 सेम हो गई तो I1P और I2P, I1P और I2R, ये I1 और ये I2 दोनों का जो कंपैरिजन किया गया, इसको कहा गया कि चूंकि पोटेंशियल क्या होते हैं, पैरेलल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये पोर्शन हो गया था पैरेलल, ये हो गए थे सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो कहा गया कि जब ये पोटेंशियल इक्वल है तो इसका और इसका पोटेंशियल क्या होगा, I1P इक्वल हो जाएगा I2P के। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखा गया I1Q इक्वल हो गया किसके, I1S के, ये R था, ये I2 और ये हो गया S। तो ये क्या है, PQRS, ये ओम में रजिस्टर की वैल्यूज थी, और जब बीच की वैल्यू में करंट नहीं गई तो क्या हुआ, करंट ये सीधी सीधी गई, और इनके बीच का नेट पोटेंशियल जब 0 हो गया तो इसका और इसका पोटेंशियल, इसका और इसका पोटेंशियल दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब इक्वल हो गए तो ये केस देखने को मिला। कहा गया कि अगर इस इक्वेशन को मान लें हम फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे इसको I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S। I1 I1 I2 I2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास फार्मूला आया P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। यही इक्वेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की निकल के बाहर आती है, और इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा ब्रिज वर्क करता है। ब्रिज कहता है कि जब P और Q, R और S का जो रेशियो है ये इक्वल हो जाता है तो जो बीच का वायर है इसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब इस वायर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उस केस में यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे दोनों पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और इनका नेट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन की जाती हैं। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का पार्ट हो गया, बट इसके आगे अगर मेंशन किया गया कि क्या हो अगर दोनों इक्वल ना हो, मतलब P अपॉन Q लेस देन हो R अपॉन S के, या P अपॉन Q ग्रेटर देन हो R अपॉन S के। तो दो केसेस हो सकते हैं ना, या तो ये रेशियो ज़्यादा हो इससे, या तो ये रेशियो इससे ज़्यादा हो। तो जब P अपॉन Q यानी कि ये रेशियो इसका, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, पोटेंशियल क्या वर्क करता है, हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। अगर P अपॉन Q की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल VB पे ज़्यादा होगा, और VB पे पोटेंशियल क्या करेगा, VB से लेके VD की तरफ क्या मूव करेगी, I, यानी कि करंट। करंट किधर मूव करेगी, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन अगर P अपॉन Q की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा, और R अपॉन S की वैल्यू क्या हो जाए, रिवर्सल, तो उस केस में VD से करंट मूव करेगी किधर, VB की तरफ, उल्टा करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। जब ये वैल्यूज क्या हो जाएं, इनका जो रेशियो है इन वैल्यूज से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो करंट की वैल्यूज किधर की तरफ, इधर से इधर। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज एक छोटी सी डिवाइस होती है, देखने में आपको थोड़ा खतरनाक लग रही होगी, लेकिन ये बहुत आसान होती है। यहाँ पे एक संट लगा होता है। संट का मतलब क्या होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब एक तरह से ये रेजिस्टेंस होता है। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट लेते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत है। तो इसमें से एक नोन रेजिस्टेंस हो जाता है, एक अननोन रेजिस्टेंस हो जाता है, और ये वायर की लेंथ, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, लेंथ ऑफ वायर कितनी होती है, हमेशा 100 सेंटीमीटर ही ली जाती है। यानी कि 1 मीटर का ये वायर होता है तो ये पूरी डिवाइस 1 मीटर लंबी होती है। 1 मीटर वायर पूरा का पूरा होता है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के जॉकी कनेक्टिविटी होती है।
केस व्हिटस्टोन ब्रिज का जो रूल है उसी पे वर्क करता है। यहां से कहने का मतलब है कि अगर यहां पे रेजिस्टेंस इतना आया तो उसके रेशियो में एल का यानी P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। ये क्लियरली इसी पैटर्न पे वर्क करता है। और केस क्या कहता है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसे पॉइंट पे जाके रुकता है जहां पे बैलेंस पॉइंट होता है, यानी कि डी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है, जीरो। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो जाता है जीरो, मतलब ये जॉकी या कीज लगी होती हैं उनसे हम इसको रोटेट कराते हैं और एक पर्टिकुलर लेंथ पे क्या हो जाती है, ये जीरो हो जाती है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग। और जिस पॉइंट पे ये रीडिंग हो जाती है वहीं से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का अगर हम रेजिस्टेंस मान लें कैपिटल R है तो R अपॉन S, यानी कि जो रेजिस्टेंस इसका है और इसका दोनों का रेशियो किसके बराबर हो जाता है, L अपॉन 100 माइनस L। तो मतलब अगर हमें एक की लेंथ पता लग जाए, लेट अगर हम एज्यूम करें 30 सेंटीमीटर ये है और इसकी संट की वैल्यू हमें पता हो तो ये 70 हो जाएगी और ये रेजिस्टेंस हम आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आसानी से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम मीटर ब्रिज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्लिप हटा करके हम यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बॉक्स रख देंगे जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा। संट हमारा नोन होगा या हम संट की पोजीशन पे शिफ्ट करके यहाँ पे नया रेजिस्टेंस रख सकते हैं। रेजिस्टेंस के बिहाफ पे हम इन पे बेस्ड क्या रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड होता है मीटर ब्रिज। यही फार्मूला इक्वल होता है R अपॉन S इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। एक और डिवाइस बची हुई है पोटेंशियोमीटर, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा इसके जस्ट बाद। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कई सारे पूछे जाते हैं मीटर ब्रिज से रिलेटेड। उम्मीद है आज हमने अमीटर और गैल्वेनोमीटर उसका कन्वर्जन अमीटर और वोल्टमीटर में, फिर व्हिटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज पढ़े हैं, अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जो डिवाइसेस के नाम हमने बताए हैं गैल्वेनोमीटर के, व्हिटस्टोन ब्रिज के और ये मीटर ब्रिज, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड्स एग्जाम में हर हाल में मिलता है। मतलब ये वीडियो आपको अकेले बोर्ड में 3 से 4 नंबर देके जाने वाला है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ लेना। और अगर किसी तरह की अभी भी दुविधा रहती है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे सुझाव भेज सकते हैं या क्वेश्चन अगर कुछ डाउट है तो आप पे पूछ सकते हैं, आपको वो क्लियर करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अगले अपडेट्स आपको यहीं पर मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं पोटेंशियोमीटर के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।